हेलो, नमस्कार दोस्तों। नर्सिंग जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक नया वीडियो के साथ में आपके साथ में मैं जुड़ने वाला हूं। आपके पीडियाट्रिक नर्सिंग में एक टॉपिक है नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूबॉर्न्स, यानी सामान्य बच्चे की एट द बर्थ ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिसके आधार पर हमारा आंकलन रहता है कि जो न्यूबॉर्न्स है ये नॉर्मल है। तो पहली विशेषता है, एक 1 to 1 अपन देखेंगे। पहली विशेषता है बर्थ एट द टर्म। बर्थ एट द टर्म्स यानी बेबी का जन्म कब होना चाहिए? एट द टर्म होना चाहिए। एट द टर्म का मतलब यहाँ पे यह है कि बच्चे का जन्म 37 से लेके 42 वीक के बीच में होना चाहिए, या फिर फर्टिलाइजेशन से लेके 280 डे या 9th मंथ, जो गेस्टेशनल एज अपन बोलते हैं, उस गेस्टेशनल एज के बाद होना चाहिए। तभी उस बच्चे को या तभी उस न्यूबॉर्न्स को अपन क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल न्यूबॉर्न्स बोल सकते हैं। पहला क्राइटेरिया जिसके आधार पर अपन उसको नॉर्मल न्यूबॉर्न्स बोल सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया है इनिशिएशन ऑफ द रेस्पिरेशन विद इन 10 सेकेंड। यानी बच्चा डिलीवर्ड होने के बाद में, न्यूबॉर्न्स डिलीवर्ड होने के बाद में जो इनिशिएशन ऑफ द रेस्पिरेशन है, जो स्वतः ही रेस्पिरेशन की स्पॉन्टेनियस जो रेस्पिरेशन है, स्वतः ही रेस्पिरेशन स्टार्ट करना चाहिए। कितनी सेकेंड में? 10 सेकेंड में। आफ्टर बर्थ विद इन 10 सेकेंड इनिशिएशन ऑफ द रेस्पिरेशन करना चाहिए। तभी उस न्यूबॉर्न्स को अपन क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल न्यूबॉर्न्स बोल सकते हैं। अगला थर्ड जो क्राइटेरिया है वो है विदाउट एनी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी या विदाउट एनी कंजेनाइटल डिसऑर्डर। अब कंजेनाइटल डिसऑर्डर क्या होती है ये अलग से आपके चैप्टर में आता है, लेकिन मैं यहाँ पर छोटा सा शॉर्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि जो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी या डिसऑर्डर, वह डिफॉर्मिटी या डिसऑर्डर होती है जो बच्चे के जन्म के साथ ही मौजूद हो। यानी ऐसी बीमारियाँ जो बच्चे के, या ऐसी डिसऑर्डर जो बच्चे के एट द बर्थ ही क्या हो, मौजूद हो। जैसे आपके एग्जाम्पल के रूप में अपन ले क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, आपके कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, आपकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। बहुत सी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज है जो अपन क्या करेंगे, आगे जो क्लासेस रहेगी वहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। अगर किसी बेबी के कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है यानी जन्मजात विकार है, तो उस बच्चे को, उस न्यूबॉर्न्स को अपन सामान्य न्यूबॉर्न्स नहीं बोल सकते। वो आपके नॉर्मल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूबॉर्न्स के कहीं ना कहीं जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है। अगला जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है आपके बेबी इजीली अडॉप्ट्स द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जब बच्चा बर्थ कैनाल से बाहर आता है तो बहुत से उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उन फिजियोलॉजिकल चेंजेस को वो इजीली जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके साथ अडॉप्ट किया है या नहीं है, इसमें अपन कुछ सामान्य पैरामीटर देखेंगे। पैरामीटर का मतलब यहाँ पे अपन, जैसे आपके बीपी है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, और आप एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट देखेंगे। जैसे आपका हेड सरकमफेरेंस है, चेस्ट सरकमफेरेंस है, वेट है, उसकी लेंथ है, उसकी मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस है। ये सब अपन देखेंगे। किसके अंदर देखेंगे? आपके जो फोर्थ नंबर का जो क्राइटेरिया है, बेबी इजीली अडॉप्ट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब 1 by 1 अपन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। मैं केवल एक क्राइटेरिया के बारे के अंदर आपको बताऊंगा। वो पहला क्राइटेरिया, जैसा कि अपन ने देखा कि बच्चे का जन्म कब होना चाहिए? एट द टर्म होना चाहिए। अब एट द टर्म होना चाहिए। अगर एट द टर्म्स नहीं है तब वो क्या कहलाता है? एट द टर्म ना होकर पोस्ट टर्म है तो क्या कहलाता है? तो दो आपके टर्म आती है, एक तो प्री टर्म, एक होती है, दूसरी होती है पोस्ट टर्म। प्री टर्म का मतलब होता है अगर कोई बच्चा 37 वीक से पहले डिलीवर्ड हो गया है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्री टर्म। 37 वीक से पहले।
यानी फर्टिलाइजेशन से या निषेचन से 37 वीक या फिर 280 डेज से पहले या फिर 9th मंथ से पहले अगर बच्चा पहले डिलीवर्ड हो गया है, उसे क्या बोलते हैं? प्रीटर्म बोलते हैं। अब प्रीटर्म बेबी को सामान्य बेबी की श्रेणी में क्यों नहीं रखते? क्योंकि अमूमन देखा गया है प्रैक्टिस के दौरान कि प्रीटर्म बेबी है, उन बेबी के अंदर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप पढ़ते हो कि बच्चे का सबसे पहले जो अंग बनता है वो बनता है हार्ट, और सबसे लास्ट में जो अंग बनता है बच्चे का वो बनता है लंग्स। क्योंकि बच्चे में अगर प्रीटर्म बेबी है उसमें प्रॉपर रूप से लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं, और लंग्स मैच्योर नहीं होने के कारण वो इजीली रेस्पिरेशन की प्रक्रिया नहीं कर पाता है, इसलिए उसमें रेस्पिरेटरी डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है। कैसे? आपको पता है कि लंग्स मैच्योरेशन के लिए अपन एक टेस्ट करते हैं, क्या देखते हैं? एलएस रेशियो। एलएस की फुल फॉर्म होती है लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन। क्या होती है? लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन। ये एक फॉस्फोलिपिड है, और ये कहाँ से इसका जो स्पेसिमेन है वो कलेक्ट करते हैं? वो करते हैं वेजाइनल या सर्वाइकल सिक्रेशन से। वहाँ से देखा जाता है कि एलएस रेशियो कितना आ रहा है। एलएस रेशियो कहाँ देखते हैं? बच्चे का लंग्स मैच्योर है या नहीं है, उसको देखने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट में क्या दिया देखा जाता है? एलएस रेशियो। नॉर्मल जो लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन है, ये जो बेबी है या न्यूबॉर्न्स है उसके सरफेक्टेड मैच्योरेशन या लंग्स मैच्योरेशन के लिए जिम्मेदार होती है। इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है 25 वीक ऑफ गेस्टेशन। यहाँ पर इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और 28 वीक ऑफ गेस्टेशन जो एलएस है उसका रेशियो रहता है 1:1, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अभी बच्चे का प्रॉपर रूप से लंग्स मैच्योर नहीं है। तो अपन को कितना एलएस रेशियो चाहिए जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि इस बेबी के लंग्स प्रॉपर रूप से मैच्योर हो गए हैं? तो वो चाहिए 2:1। कितना चाहिए? 2:1, यानी एलएस लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन का। ठीक है। ये कब होता है? ये होता है आपके 34 वीक ऑफ गेस्टेशन। अगर 34 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले कोई बच्चा डिलीवर्ड हो रहा है, उसके अंदर गेस्ट आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ही मिलेगी। आपने देखा होगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस के दौरान ऐसे बच्चों को आपके बीटा मेथासोन्स या डेक्सामेथासोन्स स्टेरॉयड इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जो कि लंग्स मैच्योरेशन में कहीं ना कहीं बच्चे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। इसीलिए प्रीटर्म बेबी को अपन क्या नहीं बोल सकते हैं? नॉर्मल न्यूबॉर्न्स नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या मैच्योर नहीं होंगे? लंग्स मैच्योर नहीं होंगे, और लंग्स मैच्योर नहीं होगा तो बच्चा इजीली रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और इजीली रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इसलिए उस बच्चे को क्या नहीं बोल सकते हैं? नॉर्मल न्यूबॉर्न्स नहीं बोल सकते। दूसरा, आपने एक दूसरा वर्ड अपने और डिस्कस किया, एक टर्म आपके पोस्ट टर्म। कौन सा वर्ड था? पोस्ट टर्म। पोस्ट टर्म। पोस्ट टर्म को आप नॉर्मल बेबी क्यों नहीं बोल सकते? देखो, पहले पोस्ट टर्म बेबी किसे बोला जाता है? ऐसे बेबी जो 42 वीक ऑफ द गेस्टेशन पे क्या हो रहे हैं? डिलीवर्ड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिलीवर्ड हो रहे हैं। 42 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद में क्या हो रहे हैं? डिलीवर्ड हो रहे हैं। उन बेबी को क्या बोलते हैं? पोस्ट टर्म बेबी। पोस्ट टर्म बेबी को नॉर्मल न्यूबॉर्न्स इसलिए नहीं बोला जा सकता क्योंकि जैसे जैसे डे ऑफ डिलीवरी बढ़ती है, वैसे वैसे प्लेसेंटा के जो फंक्शन है वो क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं।
क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा के अंदर प्रोटीन क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, जिसके कारण बेबी तक न्यूट्रिशन प्रॉपर रूप से नहीं पहुंचते और ये बेबी, पोस्टर्म वाले बेबी, इसमें जाने का चांसेस बढ़ जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया, इसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया। इसलिए अपन पोस्टर्म बेबी को क्या नहीं बोल सकते हैं, नॉर्मल न्यूबॉर्न्स बेबी नहीं बोल सकते। अब जो अगली अपनी जो क्लास रहेगी, एक शॉर्ट वीडियो रहेगा, वो अगला अपना जो करेक्टरिस्टिक्स है, सेकंड करेक्टरिस्टिक्स अपन ने देखा, क्या देखा, इनिशिएशन ऑफ द रेस्पिरेशन विद इन 10 सेकेंड, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।